सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस ये कहां पर खुलेगा, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो बिट्स पिलानी ने अभी घोषणा की है कि वे आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित करेगा। ये नया कैंपस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल लर्निंग पर केंद्रित होगा। तो 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये परियोजना भारत में तकनीक आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कैंपस में जो छात्र होंगे वो एआई की मूल बातों को सीखेंगे और सीखेंगे कि कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये भारत का पहला एआई कैंपस होगा जो कहां पर खुलेगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब यहाँ पे एआई से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले तो याद रखना एआई के गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन को। उसके अलावा अगर पूछे कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया था, सर्वम एआई बेंगलुरु का स्टार्टअप है। और मध्य प्रदेश ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है। देश का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पे रखी गई, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। और 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 को लॉन्च किया था सर्वम एआई ने। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये भारत जेन है, डेवलप किया इसे आईआईटी बॉम्बे में। और भारत का पहला एआई केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां पर शुरू होगा, नवा रायपुर छत्तीसगढ़। यशोदा एआई अभियान ये राष्ट्र महिला आयोग ने शुरू किया। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम रखा है अमृत स्वस्थ भारत। एआई डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट अभी किसने पारित किया, अमेरिका ने। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और अभी गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नाम से एक नया एआई मॉडल डेवलप किया था। तो एआई से संबंधित ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो आपने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जून महीने के लिए अभी किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो आंसर होगा एडन मार्करम को। तो अभी आईसीसी ने जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है एडन मार्करम को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। वहीं महिलाओं में बात करें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, हेले मैथ्यूज को चुना है, वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। और एक नोट और ध्यान रखना कि हेले मैथ्यूज को चौथी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। बाकी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई यूएई में। अभी नए सीईओ बने थे संजोग गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं और चेयरमैन जय शाह हैं। आपको याद रखना है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी डायना एडलजी और दूसरी बनी थी नीतू डेविड। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के फिर से अध्यक्ष बने थे सौरव गांगुली। और अभी महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और ये सम्मान पाने बोले वो 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। हम बात कर रहे हैं ये जो दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ अभी 14 और 15 जुलाई को हुआ, कहां पर, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किया सर्बानंदा सोनोवाल ने जो कि शिपिंग मंत्री हैं। ये दूसरा है, तो पहला कब हुआ था, 2019 में हुआ था विशाखापत्तनम में ही। और इस बार ये जो दूसरा हुआ इसकी थीम है भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत भागीदारी। इसमें बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। और ये जो सम्मेलन है बिम्स्टेक बंदरगाहों में निजी निवेश और अवसंरचनात्मक साझेदारी को बढ़ावा देकर समुद्री विकास को बढ़ावा देने की नींव रखेगा। बाकी बिम्स्टेक की बात करें फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, बिम्स्टेक मतलब हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका बांग्लादेश में। और अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे। सदस्य देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। अभी जो 2025 में जो बिम्स्टेक समिट हुआ था, छठा एडिशन था, इसको होस्ट किया था थाईलैंड ने, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। और उसके बाद बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाल ली है। और ये भी ध्यान रखना अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो 2025 में हुई थी वो काठमांडू में हुई थी। अब कुछ और सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था भोपाल में, जिसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग ये हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति ये हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और 98 नंबर का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की जो बैठक है वो भारत में हुई थी नई दिल्ली में। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई यूएई में हुआ। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये मई में हुआ था। वेव्स समिट शॉर्ट में बोलते हैं, भारत में हुआ मुंबई में। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में मदद करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। थीम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। वैसे जुलाई के और कौन कौन से दिवस अभी तक हम मना चुके हैं, तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो जुलाई के पहले शनिवार को होता है, इस बार 5 जुलाई को था। 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस ये पहली बार मनाया। और वैसे अभी 10 जुलाई को हमने वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था और राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे भी मनाया था और 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया। तो जुलाई के ये इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में एलआईसी के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आर दोर्रेस्वामी को। तो अभी भारत सरकार ने आर दोर्रेस्वामी को एलआईसी का नया एमडीसीयू नियुक्त किया है। वे 2028 तक इस पद पर बने रहेंगे और वे किनका स्थान लेंगे, तो वे जो अभी तक इंतरिम सीईओ के रूप में काम कर रहे थे सतपाल भानु, उनका स्थान लेंगे। तो नए का नाम याद रखना है आर दोर्रेस्वामी, एलआईसी के नए एमडीसीयू। एलआईसी स्थापना होती है 1956 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। चलो अब ये अपॉइंटमेंट्स वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ही मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो अभी NIIT यूनिवर्सिटी में चांसलर बने अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने। इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं और इसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा। भारतीय बैंक संघ के CEO अतुल कुमार गोयल बने। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष श्री निवासुल्लू शेट्टी बने, SBI के चेयरमैन है। आत्मा के नए अध्यक्ष अरुण मामेन बने। आत्मा मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO बने डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी निधि तिवारी और उससे पहले मोदी जी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे शक्तिकांत दास। PK मिश्रा पहले से हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव सेक्रेटरी जनरल बनी थी शर्ली बॉचवे, घाना देश के। इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने, पाकिस्तान के हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने शिव सुब्रमण्यम रमन। भारत के नए चीफ जस्टिस BR गवई बन गए हैं, 52 नंबर के हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं CREA, इसका मतलब होता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र। और इसके अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बर्निहाट। तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने अभी 2025 के पहले 6 महीने यानी कि जनवरी से लेकर जून 2025 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया है असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाट शहर को। ये वैसे मेघालय का एक शहर है, असम और मेघालय के बॉर्डर पर ये पड़ता है बर्निहाट। और ये जो इन्होंने डेटा दिया, ये जो इन्होंने रैंकिंग दी है, ये PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के आधार पर है। ये हवा में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं जिनका व्यास डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। और ये कण इतने छोटे होते हैं कि आसानी से सांस के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो शुरुआत के 2025 के शुरुआत के 6 महीनों में हमारा जो सबसे पॉल्यूटेड शहर बताया गया बर्निहाट को बताया गया, जो कि मेघालय में है। यहाँ पर आप नोट करना कि यहाँ पे जो PM 2.5 का जो औसत स्तर है वो कितना बताया गया, 133 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
जबकि अगर पूरे भारत का अगर एवरेज हम देखेंगे तो वो है 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा है। और जो दिल्ली है उसे भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बताया गया, पहला बर्नीहाट है, याद रखना। अच्छा, सबसे स्वच्छ शहर किसे बताया फिर? मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, उसे सबसे स्वच्छ शहर बताया है। यहाँ पे PM 2.5 की जो मात्रा है वो बताई गई मात्र 8 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित सबसे स्वच्छ दोनों मैंने आपको बता दिया। किसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, कब तक का ये डेटा रहेगा, सब याद रखना, सब बता दिया मैंने आपको। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर कितना रिकॉर्ड किया गया 133 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी कि किस बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। आपको तो केवल ये याद रखना है सबसे प्रदूषित कौन सा है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, किसके अनुसार बात कर रहे हैं, किस पीरियड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 8वें नंबर पर है भारत। तो अभी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने 2024-25 के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट को जारी किया है। क्या रिपोर्ट का नाम है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारत 8वें स्थान पर है। इससे पहले 2023-24 में भारत की रैंक 10वीं थी और अभी 8वीं बताई गई है। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी, भारत 8वें स्थान पर है। भारत की जो टूरिज्म इकोनॉमी देखेंगे अगर हम इस टाइम पीरियड के अंदर, तो वो कितनी है? $231.6 बिलियन। अमेरिका पहले स्थान पर है, तो अमेरिका की जो टूरिज्म इकोनॉमी है वो है $2,360 बिलियन। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने। इसकी स्थापना होती है 1990 में, हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन यूके में। काम क्या होता है इसका? ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के बारे में एनालिसिस करना और रिसर्च करना। अब एक तरह से रैंकिंग एंड इंडेक्स वाला प्रश्न है। चलो कुछ रैंकिंग मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। रैंकिंग से जो संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, एक याद रखना भी, ग्लोबल विंड रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे चाइना था। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट डेप्ट टू जीडीपी रेशो आए थे, उसमें टॉप पे सूडान है, भारत 31 पे है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जारी किया था। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। यूनाइटेड नेशन ने जो वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 आया था, उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। 10वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया, उसमें भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। उसके अलावा अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में टॉप पर केरल रहा। गिनी इंडेक्स 2022 में अभी भारत चौथे स्थान पर है और टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो हनहथियाल, जो कि मिजोरम का है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट कुछ इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा फौजा सिंह। तो पंजाब के एक महान मैराथन धावक फौजा सिंह का अभी 114 वर्ष की उम्र में अभी 14 जुलाई 2025 को ही निधन हो गया। अभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो वॉक पर कर रहे थे और किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनका निधन हो गया। मतलब 114 वर्ष की आयु में उनका बीमारी से निधन नहीं हुआ, वो तो टक्कर लगने के कारण उनका निधन हुआ है। उन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जानते थे, इस नाम से वो प्रसिद्ध थे। उन्होंने 90 वर्ष और उससे अधिक आयु में भी मैराथन दौड़ करके दुनिया को चकित कर दिया था। फौजा सिंह इनका नाम था, पंजाब से थे और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे। तो नाम ध्यान में रखना,
और निधन से संबंधित कुछ और व्यक्तियों का नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एक याद रखना, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया था। वे अर्जेंटीना से थे। वैसे नए पॉप कौन बन गए हैं तो लियो 14 बन गए हैं। वो अमेरिका से इस पद पर आने वाले पहले अमेरिकी हैं। डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे 5वें नंबर के। आप याद होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इन्हीं की सिफारिश पे लाया गया था, कस्तूरी रंगन समिति, तो उन्हीं का निधन हुआ। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इना केना बारो इनका नाम था, ब्राजील से थे। अब आप बताओ अभी सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है। और भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से थे। और आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में पद्मश्री मिला। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में मिला पद्म विभूषण। कश्मीरी संगीत के दिग्गज उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हो गया, उन्हें प्यार से हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था। और मारुति चितमपल्ली वह एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, वे महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से वो फेमस थे, 2025 में ही पद्मश्री मिला था, निधन हो गया लेकिन। और भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप जोशी का भी अभी निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। अभी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, मुहम्मदू बुहारी, उनका भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते, तो आंसर होगा 3। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ 8 से लेकर 13 जुलाई तक, कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में। इस बार इसका ये चौथा चरण था और भारत ने यहाँ पे टोटल 3 मेडल जीते, 2 सिल्वर 1 ब्रोंज। और ये जो तीनों मेडल हैं टीम इवेंट में हमने जीते हैं और इन तीनों में ज्योति सुरेखा वेन्नम मौजूद थी। मतलब ये जो तीनों मेडल आए टीम इवेंट में आए हैं और टीम में मतलब हर मेडल के लिए जो टीम बनी थी उसमें ज्योति शामिल थी। तो एक प्रश्न ये बन जाएगा, स्टैटिक बन सकता है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है, याद रखना। और मेडल टैली में बात करोगे तो भारत 8वें स्थान पर है, टॉप पर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने यहाँ पे 3 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रोंज जीते। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 की हम बात करें, ये वैसे 5 चरणों में होगा। इसका जो आखिरी चरण या आखिरी फेज या फाइनल आप बोल दो, ये अक्टूबर 2025 में होगा नानजिंग चाइना में। देखो इसका जो पहला चरण है वो अमेरिका में हुआ था जहाँ पे भारत ने 4 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज। दूसरा चरण चाइना में हुआ था जहाँ पे भारत ने 7 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रोंज। तीसरा चरण इसका तुर्की में हुआ था, भारत ने 1 भी मेडल नहीं जीता। अभी चौथा चरण ये हुआ स्पेन के मैड्रिड में जहाँ पे भारत ने 3 मेडल जीते, 2 सिल्वर 1 ब्रोंज। अब जो अगला जो होगा वो डायरेक्ट फाइनल होगा, वो चाइना में होगा, ये अक्टूबर में होगा। वर्ल्ड आर्चरी इसका आयोजन करता है जिसकी स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और हेड है डॉक्टर उगुर एडनर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है, कहां पर किया गया, उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं BL वर्मा ने। उद्देश्य क्या है, तो दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को एक ही छत के नीचे एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। मतलब उन्हें जो भी सहायता उपकरण चाहिए, जो भी बुजुर्गों को, जो भी दिव्यांग जनों को जो भी सहायता के लिए उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे कि वो देखो आपको पता है बुजुर्ग अवस्था में सुनाई कम देने लगता है, तो सुनने के लिए जो यंत्र होता है वो उनको चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, ट्राईसाइकिल चाहिए, जो दिव्यांग जन है कृत्रिम अंग भी उनको चाहिए होते हैं, तो ये सब यहाँ पे मिलेंगे और निःशुल्क मिलेंगे। तो ये देश का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र है जिसका उद्घाटन अभी उत्तर प्रदेश के बदायूं में किया गया, ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी डेली इसका क्विज अपलोड होता है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके, जहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, ताकि एग्जाम टाइम में इन प्रश्नों को आप भूलो नहीं, तो प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका रिविजन होता रहे, क्वेश्चन के टच में आप रहें। और टेलीग्राम पे आपको PDF मिल ही जाती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, प्रोफेसर आशिम कुमार घोष को। फिर पूछा, विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता जैनिक सिन्नर ने। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए अभिजात शेठ।
और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। भारत ने किस देश के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मैन सैबर में हिस्सा लिया? ऑस्ट्रेलिया। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का निधन हो गया? नाइजीरिया। आरथुंकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में है, जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो आंसर होगा केरल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? 4 जनों को किया है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये 3 है तो तीनों सभी हो जाएंगे। उसके अलावा ICC के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई? तो आंसर होगा इटली। और आखिरी प्रश्न था, न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि सूरजकुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया या कहाँ पर किया जाता है, आपको पता है? हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में होता है, ये ध्यान में रखना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।